उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रोड अच्छे बन रहे हैं वैसे अब हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पायलट प्रोजेक्ट अभी नागपुर में हम शुरू कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि टाटा और स्कोडा दो कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। मैं खुद चेकोस्लोवाकिया में स्कोडा में गया था। वो जो इलेक्ट्रिक बस है, ट्रॉली बस, जो 3 बसेस जोड़कर आती है, 2 बसेस 18 मीटर 24 मीटर की आती है, वो बसेस जो है वो हम नागपुर में पहली बार रिंग रोड पर 50 किलोमीटर चला रहे। 15-15 मिनट में बस आएगी। उसकी विशेषता ये है कि टाटा ने स्कोडा से टेक्नोलॉजी ली है। वो जो रोलिंग स्टॉक है वो तैयार करेंगे और वो बस जो है इलेक्ट्रिक केबल डालने की जरूरत नहीं है। एक बस स्टॉप पर बस खड़ी रहेंगी, ऊपर से हिटाची ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, टाटा ने उनके साथ भी जॉइंट वेंचर किया है। वो डायरेक्ट नीचे आएगी, बस को चार्ज करेगी और 40 किलोमीटर बस चलेगी। तो एक आधा मिनट में फिर से बस 40 किलोमीटर फिर 40 किलोमीटर चलती रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पर ये बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट रहेगी, एक लैपटॉप भी होगा, टीवी स्क्रीन पर सब देख सकेंगे और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब ये जो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से जब बस चल सकती है तो ट्रक भी चल सकती है। और इलेक्ट्रिक पर अगर ट्रक चलेगी तो जहां 100 रुपए का डीजल लगता है वो 5 रुपए की बिजली लगती है। अभी आप देखो, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन, इसके ऊपर विशेष रूप से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें से ये काफी फ्यूल इंडिजीनियस है। हमारे देश में हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का, उसके बजाय हम हाइड्रोजन, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। एक समय लिथियम आयन की बैटरी की कीमत करीब $150 पर किलोवाट पर आवर थी, 115 आई और अभी मेरी जानकारी है कि 100 से $105 तक आई है। जब यह 100 से नीचे आएगी तो पेट्रोल कार, पेट्रोल का डीजल की बस और इलेक्ट्रिक की बस की कीमत सेम होगी। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, एक्सिस कंट्रोल। ग्रीन का मतलब ये रोड ही नहीं थी, हम नए बना रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण बताऊं तो हमारे विद्यार्थी जीवन में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करते थे। अब ऐसी स्थिति है कि अगर हम मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब अटल टनल बनी है, हम 8 मिनट में जाते हैं। रोहतांग टनल के जब बाहर आएंगे तो हमारे यहाँ हम 8 टनल बना रहे अप टू लद्दाख और लेह, रोड भी बना रहे हिमालय के बीच में से। और फिर लद्दाख और लेह आएंगे तो उसके बाद आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल बना रहे और जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर है और वो करीब 70-80% काम पूरा हुआ है। वहां से निकल के झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बना रहे, 17 टनल पूरी हो गई है और जिसके कारण जम्मू से श्रीनगर 4 घंटे में हो जाएगा। और ये एक टनल पूरा और रोड अच्छा होने के बाद 3.5 घंटे पे आएगा। फिर जम्मू आने के पहले कटरा के पास राइट हैंड से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। अमृतसर होकर वो दिल्ली आएगा, अमृतसर से 4 घंटे में दिल्ली, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ने के बाद अब दिल्ली से लगभग हमने मुंबई तक के काम में 80% काम पूरा किया है। वहां से आने के बाद हम सूरत तक आएंगे और सूरत से हमारे को दिल्ली से और उत्तर भारत से अगर साउथ में जाना है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, तो रोड ये है कि हम मुंबई आए, मुंबई से पुणे जाए और पुणे से एक तरफ सोलापुर और एक तरफ से कोल्हापुर, 2 सिटी से हम दक्षिण में प्रवेश कर रहे थे। पर अब हमको सूरत के बाद मुंबई आने की जरूरत नहीं है। हम नया हाईवे बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी। जहां तक ये जो नए नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी है,
इसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में मुझे विशेष रूप से कहा गया है, तो सबसे पहली बात है कि हमें हमारी समस्याओं को समझना होगा। पहली समस्या ये है कि हमारे देश में एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और रोड, और अभी विशेष रूप से जल मार्ग, नेशनल हाईवे, रेलवे के मार्ग, ये सब में साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी को बदल रही है, हर सेक्टर में बदल रही है। एक समय हमारे कोयले के इंजन पर हमारे गाड़ियाँ चलती थी, अब लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, स्पीड भी बढ़ी हुई है। एक तरफ हमारे पोर्ट्स इतने इफिशिएंट नहीं थे, आज हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी पहुंच रहे हैं, नए पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, और किसी भी देश के विकास में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पोर्ट का योगदान बहुत बड़ा होता है। तीसरी बात जो है एविएशन इंडस्ट्री, उसमें तो इतना रिवोल्यूशन हुआ है कि हमारे देश में आज बड़े प्रमाण पर एयरपोर्ट्स तैयार हुए हैं, और विशेष रूप से हमारे पुराने समय स्टेट ट्रांसपोर्ट के स्टेशन, बस स्टेशंस थे, वैसे एयरपोर्ट अब भरे हुए हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज हुआ है पिछले 25 साल में, उसका अध्ययन करके अगले 50 साल में हमको क्या विजन लेनी है, इसके ऊपर विचार करके हमको आगे जाने की आवश्यकता है। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इन एडवांस एंड डिटेल, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से करने में ही देश का हित है। सबसे पहले स्वदेशी और स्वावलंबन हमारा मंत्र है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए हमारे देश में हर चीज हम कैसे निर्माण करें और कोई चीज इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता ना पड़े, इसका भी ध्यान देना होगा। अगर सही माने में ये सही है कि हमें इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर हमारे देश में जो स्टार्टअप है, जो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसका योगदान ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है। और एक आधी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो किसी देश से वो टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं।